को, सुनने वालों को मेरा सलाम। आई एम बैक विद द थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस हमारे पास क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, चैप्टर को रीड आउट करेंगे, उसके दरमियान हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी फर्स्ट में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन में, जो आपके पास येलो लाइन है इसके अंदर कहते हैं नोटेशन द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स साल्वर्स्टर 1814 से लेकर 1897, और इसी तरह से आर्थर केले 1821 से लेकर 1895 तक डेवलप द थ्योरी ऑफ द मैट्रिक्स एंड यूज देम इनटू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली इसके साइंटिस्ट वगैरह के या मैथमेटिशियंस के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में कंसेप्ट दिया था कि हम किस तरह से मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट जो चाइनीज़ और जापानीज़ जो है उन मैथमेटिशियंस ने भी दिया था, और इसमें कुछ मज़ीद मॉडिफिकेशन लाई गई थी डिटर्मिनेंट्स के हवाले से और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से। तो इसकी एक सिंपल सी जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, वो एक सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास। जो मेरे पास सिंपल सी डेफिनेशन इसकी आती है वो ये है, द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर इनक्लोज्ड बाय द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज नोन एज टू बी द मैट्रिक्स। पेयर ऑफ मैट्रिक्स, अब हमने पहले सेट्स पढ़े थे, वहाँ पे ख़ास किस्म की हम लोग ब्रैकेट्स देखते थे, लाइक दैट, इस तरह की। ओके, और लेकिन अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ख़ास किस्म की जो ब्रैकेट हमारे पास होगी वो ये बार ब्रैकेट्स इस तरह की होंगी। ओके, तो इसके अंदर जितने भी यानी नंबर्स होंगे या जो भी डाटा इसके अंदर पाया जाएगा वो हमारे पास उस के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और जो ये मैट्रिक्स होगी, ऐसा कोई नंबर जो कि इन बार्स के अंदर हमारे पास आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक मैट्रिक्स कहेंगे। लाइक दैट एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, एक डाटा इन लोगों ने दिया हुआ है 2 -1 3 -5 एंड 4 7 का। तो इसी तरह से दूसरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके अंदर भी इस तरह के रेक्टेंगुलर एरे रखे हुए हैं। ओके जी, हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के हवाले से। तो मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया, उसके अंदर जो जितने भी नंबर्स या कोई भी डिजिट्स हमारे पास आएंगे वो हमें क्या कहलाएंगे, हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स कहलाएंगे, या उसको हम एलिमेंट्स कहेंगे, या उसकी एंट्रीज़ कहेंगे किसकी, मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एरे होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उनको क्या नाम देते हैं। लाइक दैट कि अगर मैं इसी मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लूँ तो ये मेरे पास वर्टिकल 3 लाइंस हैं और इसी तरह से 4 मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम लोग कहते होते हैं कॉलम, उसे कहते होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं रोज़। और जो वर्टिकल लाइन होती है यानी कि अलोंग टू बी द वाई एक्सिस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। ये कॉलम होती है हमारे पास जो स्ट्रेट होती है, और जो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होती है उसे हम लोग रो कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, कहता है मैट्रिक्स 1 has the 2 rows and the 3 columns while the matrix 2 having the 4 rows and the 3 columns। तो पहले वाली के अंदर रोज़ कितनी हैं, जितने मैंने बताया था कि जो आपके पास वर्टिकल लेंथ या वर्टिकल अलोंग टू बी द एक्स एक्सिस होंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम हॉरिजॉन्टल बात करेंगे, और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होंगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे रोज़। और जो हमारे पास वर्टिकल हमारे पास होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉलम्स। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होंगी उन्हें क्या कहेंगे, रोज़। ओके, तो यहाँ पे कितनी रोज़ हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 3 थे, और इसी तरह से रोज़ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 2 रोज़ बनती हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो ये AIG, आप लोगों को इसके बारे में बताते रहता हूँ। ये A हमारे पास क्या होता है और IG क्या दिया हुआ है। तो A इज़ सिंपल एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इवन दैट कि वो लेटर है आपके पास, वो कोई नंबर है, डजेंट मीन। अब I और इसके साथ J दिया होगा, ये अक्सर आप लोगों ने बहुत सी जगहों पे देखोगे। तो व्हाट इज़ द I जो है हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास होता है नंबर ऑफ रो
और इसी तरह से अगर मैं जे की बात करूँ तो जे मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो ये चीज़ याद करनी है आप लोगों ने कि आई किसको कहते हैं, नंबर ऑफ रोज़ को, कि कौन सी रो है। और इसी तरह से नंबर जे जो है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो किसी भी एलिमेंट के साथ जब आप आई जे लगा हुआ देख रहे हैं तो समझ जाएं इस बात को, किसी भी एलिमेंट के साथ ये आप यहाँ पे आई जे लगा देख रहे हैं तो इस बात को समझ जाएं कि वो इस एलिमेंट की पोजीशन को शो कर रहे होते हैं, ये दोनों, कि ये एलिमेंट कहाँ पे पाया जा रहा है, उसकी पोजीशन को शो करते हैं। ओके, अगर मैं आगे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए ये देता हूँ, देखें। मैं कहता हूँ जी मेरे पास है I13। अब इसका मतलब क्या है, आई हमारे पास यानी कि 1 3, 1 क्या स्टैंड फॉर आई एंड 3 स्टैंड फॉर टू बी द जे। मीन्स कौन सी रो है मेरे पास, फर्स्ट रो है, और उसका थर्ड कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है। ये सेकंड कॉलम होगा, ये फर्स्ट कॉलम होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स जो यहाँ पे एलिमेंट होगा ना, उस एलिमेंट की बात कर रहा है वो यहाँ पे। सो दैट हाउ, इस तरह से ये हमारे पास जो है किसी भी मैट्रिक्स की पोजीशन को शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट आता है जी, ये वैल्यूज़ के बारे में बताया जो मैं अभी आप लोगों को बता के उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब रो और कॉलम के दरमियान डिफरेंस पड़ा था। अगर हॉरिजेंटल में आएगा तो ये रो मैट्रिक्स होगा, नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, बेशक सिंगल ही आ रहा है। और अगर इसी तरह से मैं एक इस वैल्यूज़ इस तरह आती हैं लाइक 2 3 एंड 7, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 4 8 9। तो अगर इस तरह की कोई वैल्यूज़ आती हैं तो दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स एंड दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स। ये कॉलम नहीं हो सकता और ये वाला रो नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रो हमारे पास एक नहीं है, एक से ज़्यादा रो हैं। एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो, लेकिन कॉलम वन है। और हमने डिस्कस किया गया था कॉलम मैट्रिक्स के अंदर विच है ओनली वन कॉलम। तो बेसिकली ये वन कॉलम है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कॉलम की बात करूँ 1 2 एंड 3 कॉलम्स है, लेकिन रो कितनी है, ओनली वन। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ रो मैट्रिक्स बट नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, एंड दिस वन इज़ द कॉलम
We are talking about the square matrix having to be the same number of the rows and to be the columns. फर्दर ऑन अगर हम लोग मूव करें तो हम लोग देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो आती है उसमें हमारे पास आ जाता है द डायगोनल मैट्रिक्स. सो व्हाट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स? तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी जस्ट डायगोनल के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए. और वैल्यूज़ कौन कौन सी होनी चाहिए उस वाले से भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. इस डायगोनल मैट्रिक्स के दो रूल हैं. पहला ये है कि ऑल द वैल्यूज़ और डायगोनल, यानी डायगोनल ये लाइन लगा रहा हूँ, डायगोनल तिरछी लाइन इस तरह से होती है, तो डायगोनल के अंदर जस्ट वैल्यूज़ होनी चाहिए और बाकी तमाम जितने हैं वो मस्ट बी ज़ीरो होने चाहिए. ओके. और अगर मैं थर्ड वन इसके अंदर एक और बात करूँ तो वो ये भी कहता है कि आपके पास जो क्या कहते हैं डायगोनल है उसमें ज़ीरो भी आ सकता है, नॉन ज़ीरो भी. एटलीस्ट आपके पास एटलीस्ट वन एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ओके. एट लीस्ट वन एलिमेंट इज़ नॉन ज़ीरो. एग्जाम्पल के थ्रू ये तीनों पॉइंट्स अगर आप लोगों को क्लियर हो गए हैं तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू अब आप लोगों को आगे समझाऊँ. तो दोबारा रिपीट करता हूँ. पहला पॉइंट कहता है ऑल द वैल्यूज़, जो कि भी वैल्यूज़ हैं वो किसके अंदर होनी चाहिए, डायगोनल के अंदर होनी चाहिए. नॉन ज़ीरो की बात कर रहा हूँ, ज़ीरो वाली नहीं. फिर बाकी डायगोनल के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ है वो मस्ट भी ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए. और थर्ड वन जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है एट ऑल द लेवल ऑल, यानी कि जितने भी हमारे पास डायगोनल के अंदर वैल्यूज़ हैं उसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट उनमें एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. बेशक बाकी सारे ज़ीरो हों लेकिन एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना मस्ट है. वो नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ज़ीरो के अलावा जो मर्जी हो, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, डजेंट मीन ज़ीरो नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल देखिएगा. दिस इज़ अ डायगोनल लाइन, दिस इज़ अ डायगोनल लाइन एंड बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे ज़ीरो हैं. यहाँ पे भी एक ज़ीरो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे बाकी तीन जो हैं वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ आ रहे हैं एज अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स. ओके. क्योंकि वन है, टू है, फोर है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है ना. तो इसी तरह से यहाँ पे जो डायगोनल की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 5 दिया हुआ तो ये भी डायगोनल के अंदर है और लेकिन नॉन ज़ीरो हैं. तो तीनों चीज़ें पहले हमारे क्या था कि वैल्यूज़ जो है वो डायगोनल के अंदर होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हैं, डायगोनल में है. दूसरी बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सारी ज़ीरो हैं. डायग्राम के अंदर जो है वो एटलीस्ट वन जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए लेकिन हमारे पास सारी की सारी एंट्रीज ही नॉन ज़ीरो हैं, तो वेल एंड गुड हो गया. और इसी तरह से हम लोग इसको स्टडी कर रहे होते हैं. दैट्स हाउ द डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज़ द स्केलर मैट्रिक्स? Scalar matrix is a matrix in which we having to be the same number, same element or same letter. किस तरह से, यानी डायगोनल जो है उसके अंदर जो हमने वहाँ पे डायगोनल पढ़ा ना तिरछी लाइन, इस तिरछी लाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम आने चाहिए. लाइक दैट कि अगर एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे मैं ए की बात करूँ तो ए डायगोनल है, ये डायगोनल लाइन है, डायगोनल में तीनों एलिमेंट सेम है. इसी तरह से ये डायगोनल है तो इसमें तीनों एलिमेंट सेम है, 3 3 3 3. ठीक है. तो डायगोनल के अंदर सेम आना चाहिए. ये स्केलर मैट्रिक्स की हमारे पास एक शर्त है. बाकी सारी शर्तें सेम वही डायगोनल मैट्रिक्स वाली, लेकिन एक न्यू शर्त जो है इसके अंदर वो ये आती है. और इसी तरह से अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ तो वो मैट्रिक्स क्या कहते हैं, वो मैट्रिक्स कहते हैं बाकी सारे रूल सेम हैं. स्केलर रूल वाला भी इसके अंदर आएगा, यानी कि ऑल द एंट्रीज हैविंग टू बी द सेम, वो मस्ट भी सेम होनी चाहिए. लेकिन यूनिट के अंदर एक और बात कहता है, एक और रूल वो कहता है कि इसके अंदर आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो वन होनी चाहिए, जस्ट ओनली वन. वन के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए. इवन दैट -1 भी नहीं होनी चाहिए, वन होनी चाहिए बस. ये ओनली वन. अगर ये नहीं होगी तो इसके अलावा यानी कि डायगोनल में 1 1 एंड 2 भी आ गया या 1 1 11 भी आ गया तो 11 इज़ नॉट अ 1, इट्स 11. सो इट्स नॉट एन यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसके लिए मस्ट है हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल के अंदर 1 होना चाहिए. एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. ये देखें एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की. 1 2 एंड 3 ऑल ऑफ द हैविंग टू द सेम वैल्यूज़. बाकी जितने भी हैं सारे नॉन ज़ीरो हैं. डायगोनल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं. पहला रूल तो सारी बाकी जितनी भी हैं वो सारी ज़ीरो हैं. थर्ड वन इसके अंदर नॉन ज़ीरो होने चाहिए, सारे नॉन ज़ीरो हैं हमारे पास. 1 1 1 नॉन ज़ीरो है. अच्छा, फिर उसके बाद एक रूल जो हमने स्केलर में पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि ऑल द एंट्रीज आर सेम, ऑल द एंट्रीज आर सेम. लेकिन जो यूनिट के अंदर हमने एक और यूनिक चीज़ पढ़ी जिसने कहा था कि सिर्फ 1 ही होना चाहिए और सेम होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और ना हो. 1 नहीं है
तीनों सेम है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है. सो दैट्स हाउ दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर अस. नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. तो व्हाट इज द नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स दैट हैविंग ऑल द एंट्रीज जीरो. मैं ऑल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आपके पास, अगर मैं कहूँ मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर यहाँ पर मेरे पास 10 भी आ रहा था ना, तब ये नल नहीं रहना था, बिकॉज इट्स हैविंग द वन वैल्यू जो कि हमारे पास नॉन ज़ीरो है. ऐसा एक हमारे पास मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल द वैल्यूज़ आर टू बी द नॉन ज़ीरो, यानी कि ऑल द वैल्यूज़ आर ज़ीरो, देन इट इज़ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स. सो एट द एंड वी हैविंग टू बी द इक्वल मैट्रिक्स. व्हाट आर द ओके देखिए ज़रा, मेरे पास रहता है ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स. यहाँ से मैंने ये वैल्यू पिक करनी है, वहाँ से ये वैल्यू पिक करनी है, दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है. वो भी फर्स्ट के कॉर्नर पे है, वो भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के इस जॉइंट पे बन रहा है, ये भी इसी तरह से पहले कॉलम में इसके जॉइंट पे बन रहा है. तो आपने इस तरह से देना है, यानी कि दोनों क्रॉसपॉन्डिंग में सेम होने चाहिए. पहले तो देखना है इनका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी सेम है. ये कौन सा है हमारे पास? ये जी हमारे पास 3x4 है, ये भी हमारे पास 3x4 है. ओके जी, ऑर्डर सेम है तो एडिशन हो सकती है. अच्छा देखें, वन, ये भी वन, इधर से ये वाला ये इसके साथ बनाएगा, ये वाला इसके साथ बनाएगा, ये वाला इसके साथ बनाएगा, ये वाला इसके साथ. सेकंड रो फर्स्ट मेंबर, सेकंड रो फर्स्ट मेंबर, सेकंड रो सेकंड मेंबर, सेकंड रो सेकंड मेंबर, सेकंड रो थर्ड मेंबर, सेकंड रो थर्ड मेंबर, सेकंड रो फोर्थ मेंबर, सेकंड रो फोर्थ मेंबर, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट मेंबर, थर्ड रो फर्स्ट मेंबर, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड, थर्ड रो थर्ड, थर्ड रो फोर्थ, थर्ड रो फोर्थ. सो दैट्स हाउ ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग करेंगे. ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, एंड ये इसके साथ ऐड होगा. ओके, अब ज़रा देखिएगा, मैंने वन को किसके साथ ऐड किया था? टू के साथ. इस वाले वन को मैंने किसके साथ ऐड किया था? इस वाले वन को मैंने इसके साथ ऐड किया था, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1+2. इसी तरह मैंने इस वाले ज़ीरो को इस वाले वन के साथ ऐड किया था, 0+-1 लिखा था. जो बाकी साइन हैं वो हैं, लेकिन दरम्यान में आपने जस्ट प्लस का साइन लगा देना है. फिर इसी तरह से आपने यहाँ पे जो साइन दिया था इसको इस तरह से सॉल्व होता है. दैट्स हाउ आप लोग इसकी एडिशन जो है वो कर लेंगे पूरे मैट्रिक्स की, हर एक एक एलिमेंट की. देन इनको आप लोगों ने सम अप कर दें. 2+1 हमारे पास क्या आंसर आता है? 2+1 वी नो दैट टू बी दैट हमारे पास क्या आता है? हमारे पास 3 होता है. तो ये देखें ज़रा, ये आंसर मैट्रिक्स हमारे पास नीचे दिया हुआ है. 2+1 3, 3+1 इज इक्वल टू बी द 4, एंड 0+3 इज इक्वल टू द 3. थोड़ा सा मैं ज़रा इसको और इस तरफ कर देता हूँ, ज़रा आप और देखिएगा. तो 0+1 -1, +1+3 4, -2 +1 -1. तो दैट्स हाउ इसकी एडिशन जो हम लोग करेंगे, एक सिंपल सी है और बहुत ईजी होती है हमारे पास.
नेक्स्ट हम लोग देते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास होता है द चेंजिंग ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ट्रांसपोज जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का लेना होता है, उसने आपने क्या करना है, उसकी नंबर ऑफ जो रोज है ना, इसको आपने कॉलम में चेंज कर देना होता है। जो वैल्यूज़ यहाँ पे एंट्रीज लिखी हुई हैं आपने वो उठा उठा के इस तरह कॉलम के अंदर लिख देनी है। पहली रो लिखनी है, उसकी एंट्रीज लिखनी है। सेकंड रो उठानी है, उसकी एंट्रीज लिखनी है। इसी तरह से बाकी रोज को भी उसने चेंज कर दिया कॉलम। सो दैट्स हाउ हम ट्रांसपोज के अंदर करते हैं। जो हमारे पास रो आती है उसको क्या कर देते हैं, उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, और जो कॉलम होते हैं उसको रो में चेंज। दोनों में से कोई आपने एक काम करना है। ये नहीं करना कि रो को में चेंज करके फिर उसको कॉलम में चेंज करके वापस बोलना, या आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर दे, या आप कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। दोनों में से किसी एक चीज़ को करना है। या रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। दोनों में से किसी एक चीज़ को करना है, दोनों को नहीं करना। दोनों को नहीं करना। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बात। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है हमारे पास? स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बताता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये वाला 2 3 7 एंड 8, और मैं कहता हूँ मेरे पास एक स्केलर वैल्यू है जो कि बाहर है 3। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? 3 क्रॉस 2 आ जाएगा। इस तरह से 7 क्रॉस 3 आ जाएगा। इसी तरह से 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। एंड 8 क्रॉस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा एट द एंड, इसको सॉल्व करने के बाद, वो हमारे पास द स्केलर मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी किसकी? इस वाले नंबर की और इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स की। इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स की हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसका आंसर लिखते हैं 3 2 6, 7 3 21, 3 3 9 एंड 8 3 24। ओके, द नेक्स्ट इज टू बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू द मैट्रिक्स लाइक दैट। जिस तरह हम लोगों ने अभी अभी एडिशन मैंने आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन से पढ़ाई है, सेम उसी तरह से आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है। जस्ट इवन दैट करना क्या है, जहाँ पे आप प्लस का साइन दरम्यान में लगा रहे थे वहाँ पे अपना माइनस का साइन लगाना है। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बिल्कुल वही चीज़ है। आपने क्या करना है, पहले का पहला एलिमेंट, दूसरे का पहला एलिमेंट, पहले का पहला एलिमेंट, दूसरे का दूसरा, इस तरह इन सबको बारी बारी लिखते जाना है। यानी 1, और यहाँ पे लिखा 1, दरम्यान में साइन कौन सी आप कर रहे हैं,
देखने के लिए, चेक करने के लिए करेंगे क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर ये सेम होंगे तब मल्टीप्लिकेशन होगी, नहीं सेम या एक भी एक दूसरे में फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम लोग उसकी मल्टीप्लिकेशन, उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकेंगे। अगेन कह रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो हैं दोनों की सेम होना ज़रूरी है। पहले के कॉलम देखने, दूसरे की रोज़ देखनी है। एडिशन के अंदर हम लोग क्या करते थे, पहले की रोज़ देखते थे, दूसरे की कॉलम देखते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होती है कि हम जो कॉलम्स हैं उसको देखते हैं, पहले मैट्रिक्स की कॉलम को देखते हैं, दूसरे की रोज़ को देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा, कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा इस बात पे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पहले की रो को उठाना है, दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अब टेल टू टेल रूल के साथ चलना है, टेल टू टेल, हेड टू हेड। यहाँ पे इसकी टेल पे कौन सा एलिमेंट है, पहले A11, तो A11 को उसकी जो दूसरा आपने एरो लगाया है उसकी टेल के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है। ओके, तो इसका इस वाली टेल के मेंबर को इस वाले के साथ, इस टेल के साथ करना है। इसी तरह जो दरमियान में आ रहा है उसको दरमियान वाले से, और हेड जो आ रहा है उसको हेड को हेड के साथ। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, A11 मल्टीप्लाई B11, ये आ गया। A12 मल्टीप्लाई B12, ये हमारे पास आ गया, सॉरी B21। अच्छा, A13 मल्टीप्लाई टू बी द B31, ये आ गया, पहला हो गया। अब ज़रा दोबारा देखिएगा, अब क्या करना है आप लोगों ने, अब करना है जी, उठा लें जी इसको। पहले हमने पहली रो पकड़ी, पहला कॉलम था, अब पहली रो ही लेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे अभी के लिए। ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम, वही टेल टू टेल, टेल टेल, मिडल वाला मिडल के साथ, हेड वाला हेड के साथ। तो टेल हमारे पास A11 है, यहाँ पे जो टेल है वो A12 है, सॉरी B12 है। सो A11 B12, इसी तरह से A12 था B22, A13 था, तो हमारे पास क्या आ गया, A13 एंड B32। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करता है, पहली रो कंप्लीट हो गई, अब दूसरी रो पकड़नी है, दोबारा पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो पहले कॉलम के साथ जब आप करेंगे तो टेल टू टेल, मिडल टू मिडल, हेड टू हेड करेंगे, ये लिख दिया आपने उसकी वैल्यू। इसी तरह से फिर दोबारा इसको लेंगे, दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टेल टू टेल, मिडल टू मिडल एंड हेड टू हेड। तो आप जब इसके साथ करेंगे तो आपके पास कौन सा एक आ जाएगा, ये आपके पास एक में आ जाएगी वैल्यूज़। देन आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, जो इसका आंसर आ जाए उसको आप लोगों ने लिख देना। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले की टेल को पकड़ना है, पहले की एक आपने एरो सिंपल सा लगा देना, ये एक इमेजिनरी एरो लगाना है, कैसा एरो जो कि यानी कि बाद में आप लोगों के लिए इशू ना, क्योंकि वहाँ पे निशान पेपर में पड़ेंगे तो फिर आई गेस आप लोगों की डिफ़िकल्टी होगी वैल्यूज़ लिखते वक्त। तो इमेजिनरी जहन में ही बना लेना, ये पहले की टेल आ गई, ये इसकी टेल आ गई, तो पहला इसका मेंबर ये है, ये इसका पहला मेंबर है, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करवा देना, लिख दिया दरमियान साइन प्लस का। तो फिर दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी मिडल वाले को मिडल वाले के साथ, उसको लिख देना है, फिर दरमियान साइन, फिर थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ कर देना है, उसका जो साइन हो वो भी हम लोगों ने प्लस का लगा के उसको भी लिख देना। ओके हो गया। तो जैसे ही आप लोगों ने पहला रो थी तो पहला कॉलम था, पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है, वही बात, पहला कॉलम पहला रो, कौन सी आ गई ये। अब आप जब पहला रो और दूसरा कॉलम करेंगे, यानी पहला ही रो चल रहा है लेकिन कॉलम अब दूसरा आ गया, तो मैट्रिक्स जो बनेगा उसकी वैल्यू जाएंगी वो इस कॉर्नर पे आ जाएंगी। इसी तरह अगर मैं दूसरी रो और पहले कॉलम की बात करूँ तो दूसरी रो और पहले कॉलम उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे, और दूसरे रो दूसरा कॉलम उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे। सो दैट्स वाई मैंने इसकी इनकी इस वाले एरो की और इस वाले की मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है, बिकॉज ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले की रो दूसरे का कॉलम, ये मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। इस तरह से पहले रो यानी कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी कॉलम को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। ओके जी, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा आगे क्वेश्चन आता है तो वो देखते हैं ज़रा। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द डिटर्मिनेंट, कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स
एंड द डिटर्मिनेंट, यानी 2x2 जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो आए वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए ये बात याद रखें, हम मैट्रिक्स को शो करने के लिए ये बार्स लगाते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए हम ये वाली स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं मैट्रिक्स की उन्हीं वैल्यूज़ के दरमियान। ओके, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ ए मैट्रिक्स है, वैल्यूज़ ये दी हुई हैं ए बी सी एंड डी। जब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी साइन चेंज करते हैं, वही वाली बार्स लगा देनी है, तो उसकी वैल्यू सेम एज इट इज़ लिख देनी। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने करना है इसकी डायगनल, दोनों डायगनल्स को, पहली डायगनल को मल्टीप्लाई कर देना और दूसरी डायगनल को मल्टीप्लाई कर देना, दरम्यान में साइन माइनस आएगा। किस तरह से, पहली डायगनल में हमारे पास क्या आता है ए और डी, मल्टीप्लाई कर दिया, दरम्यान में साइन माइनस आ गया। दूसरी डायगनल कौन सी हमारे पास, बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास एक आ गया। तो इसकी अब एग्जांपल्स देखते हैं। ये ज़रा हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, कहता है इफ़ ए सेट है हमारे पास 2 4, ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 -1 4 एंड 3 और बी हमारे पास ये है। तो ए का पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वही सेम साइन चेंज करेंगे पहले, फिर उसके बाद डायगनल जो है यहाँ पे ये डायगनल है, पहला जो डायगनल है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान साइन माइनस का आ गया, -1 उसके साथ था, उसको एज इट इज़ लिखा, 4 को एज इट इज़ लिखा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और दरमियान साइन माइनस का ही आ गया। ठीक है, अब आगे देखें, उसको सोल्व करेंगे, 3 2 6 एंड -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास इसलिए ये दरमियान में प्लस आ गया। ये -4 था ना, ये माइनस था, तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई द +4 यहाँ पे आया हुआ है। ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं। अब एक ये चीज़ होती है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें आंसर 10 आता है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसको फाइंड करते वक्त आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए। जैसे कि अगर मैं बी की बात करूं, दोनों के डायगनल को लिया, उसके डायगनल लिख दिए, फिर दरम्यान साइन माइनस का आ गया, फिर दूसरे डायगनल लिए, उसकी वैल्यूज़ को लिख दिया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 8 8 एंड 4 2 8, तो दरम्यान साइन माइनस ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डायगनल का आंसर क्या आया, हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आया। ओके, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो इट इज़ कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाता है वो हमारे पास कहलाता है एक क्या कहते हैं इसे, वो हमारे पास कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आगे हम लोग के पास आ चुके हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास हमारी जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाए,
बाकी हमारे पास आगे आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। तो 3.1 के अप्रॉक्सीमेटली सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि इन सब से रिलेटेड हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। किसी का क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो वो भी मुझसे पूछ सकता है नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नसीर। खुदा हाफिज़।